नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज इस बेहद खास चर्चा में मेरे साथ हैं अखिलेश सर, शादाब जी, संजय सर, मैंग सर और अश्विन। बात हम दिल्ली चुनाव की ही करने वाले हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े आए, कल हमने उस पर पूरा विश्लेषण किया, लेकिन अभी भी चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है कि एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होंगे। कुछ लोगों का कहना है अभी भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का भी दौर है। केजरीवाल साहब ने आरोप लगाया कि उनके विधायकों को, जो आगामी भावी विधायक है, उनको पहले से ही तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े इतने ही सही होते तो बीजेपी को क्या जरूरत थी उनको फोन करने की, 15 करोड़ का ऑफर देने की। बीजेपी ने इस पे पलटवार किया है, उन्होंने एलजी से शिकायत की है। उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच के लिए भेजा गया है। हम थोड़ा सा पहले सरसरी तौर पे अश्विन से इस बात की जानकारी लेंगे, उसके बाद मैंग सर के पास आएंगे कि कल जो उन्होंने अपना आंकड़ा जारी किया, जिसको बड़ा इनको दबाव डाल के वो आंकड़ा इनसे पूछा गया था, उसमें कुछ क्या उन्होंने बदलाव किया है या नहीं किया? अश्विन, पहले आप बता दें कि ये पूरा मामला क्या है। ये वायरल हो रहा है वैसे सर का मामला सब आजकल सब जो बोलते हैं सब वायरल हो जा रहा है। सब पूरा ये मामला बस इतना ही है कि संजय सिंह ने पहले कल आरोप लगाया है कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि 16 विधायकों को फोन आया है, 15-15 करोड़ का ऑफर दिया गया और कुछ को मंत्री पद का ऑफर दिया गया। संजय सिंह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो अरविंद केजरीवाल उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा देखिए कि जब पहले से एग्जिट पोल में आ रहा है कि 55 सीट मिल रही है, तो फिर क्यों हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है, और ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद आतिशी का भी एक ट्वीट आया, मनीष सिसोदिया का भी ट्वीट आया, सौरभ भारद्वाज का ट्वीट आया। ये कल तक की बात थी। उसके बाद जो उनके मंत्री भी हैं और अहलावत साहब, उन्होंने एक ट्वीट डाला, उन्होंने लिखा कि हम नहीं बिकेंगे, और उन्होंने एक नंबर शेयर किया। उस पर उन्होंने कहा कि ये कॉल रात को मुझे आया था, ये व्हाट्सएप का नंबर है और इससे मुझे खरीदने की कोशिश की गई। मुझे कहा गया कि आप बीजेपी के साथ आ जाइए। जब उन्होंने नंबर शेयर किया, उसके बाद कई और विधायकों ने अपना नाम जारी किया, जैसे विनय मिश्रा हैं और एक दो लोग हैं। उन्होंने कहा कि हमें भी फ़ोन आया लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे पार्टी को। इस पूरे वाकये पे अगले दिन यानी आज सुबह से बवाल शुरू हुआ। खुद बीजेपी ने कहा कि ये आप आरोप लगा के भाग नहीं सकते और इसका जवाब देना होगा, सबूत देना पड़ेगा। उसमें एसीबी को शिकायत की गई, एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत हुई। शिकायत के चंद मिनटों में एलजी साहब का परमिशन मिल गया। परमिशन मिलते से ही एसीबी तुरंत उठी और 3 नेताओं के घर पहुंच गई। एक अरविंद केजरीवाल, दूसरे संजय सिंह के घर जा रही थी। संजय सिंह ने कहा कि आप मत आइए, मैं खुद आ जाता हूं ऑफिस। तो संजय सिंह उनके ऑफिस गए और तीसरा अहलावत साहब, उनके घर पे एसीबी गई। ये पूरा मामला है। अब देखना यह है कि क्या सबूत आम आदमी पार्टी देती है जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, और क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स है या इसके पीछे कुछ सच भी है। लेकिन तो आप इसके पहले दूसरे पे जाए, मैं थोड़ा सा आपकी टिप्पणी पे मतलब ये क्यों समझा जाता है कि जो वोटर हैं वो अपना दिमाग कहीं और रख देते हैं और केवल सुनते वही हैं, जो सुनाया जाता है वही समझते हैं। मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं फैक्चुअल कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। दिल्ली की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 70। मंत्री के लिए कितनी सीटें हैं? 7 इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। 15 जो उम्मीदवार हैं उनको फोन आया, 15 करोड़ नगद और मंत्री पद। मतलब ये 15 मान लिए गए हैं कि ये जीत रहे हैं। बीजेपी ने मान लिया है कि ये 15 जीत रहे हैं। अब एक तो मुख्यमंत्री होगा, तो 6 बच गए। 6 में 15 में कैसे बनाएंगे? मतलब 15 हो सकता है कि केजरीवाल जी को पता होगा या संजय सिंह को पता होगा कि 15 मंत्री के पद हैं और जो आएंगे सारे आम आदमी पार्टी वाले ही बनेंगे। दूसरी चीज़ कि मान लीजिए, चलिए हाइपोथेटिकली मैंने मान लिया कि सही है, इसका मतलब जो एंटी डिफेक्शन कानून है उसके तहत 2/3 होना चाहिए डिफेक्शन के लिए। अखिलेश, करेक्ट? हाँ, 2/3 होना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी की सीटें इसका मतलब कितनी आ रही हैं? 22 या 23 ही ना? अब ये तो नहीं पता है। लीजिए, मैं अरे भाई गजब बात करते हैं, ये तो नहीं पता। मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों समझते हैं कि सामने वाला आँख कान पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंद करके बैठा है। इसी तरह के फोन अरविंद केजरीवाल को जब 67 सीटें आई थी उस दिन भी हमने सुना था। जब 25 सीटें आई थी तब भी हमने यही सुना था। जब 63 सीट आई थी तब भी हमने यही सुना था। और अभी चुनाव के पहले कैसे किसी को पता है, उनको पता है कि अभी ये जो है तो 23 सीट तो आपकी आ रही, तो बीजेपी ऐसे ही विनर है भाई। सवाल ये भी है कि क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है, इसलिए भी ये पोचिंग की जा रही हो, ये भी तो हो सकता है। ये आप कह रहे हैं कि पोचिंग हो सकता है, इसका मतलब आप मान के चल रहे हैं कि पोचिंग हो रही है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसे सोशल मीडिया पे जाएंगे ना तो ये चर्चा है कि बीजेपी को 20 सीट चाहिए। उन्होंने जो कहा उसकी मीमांसा कर रहे हैं ना, उन्होंने कह दिया वो तो कह दिया। अब थोड़ा हम अपना भी लॉजिक और माइंड अप्लाई कर लें कि क्या ये संभव है। हम दोबारा एक बार फिर से आ जाएंगे। एक बार मैंग सर को, चूंकि थोड़ा जल्दी जाना है ट्रैफिक जाम की वजह से नहीं, साथ में नहीं, वो पहले निकलेंगे। मैंग सर, आज CSDS का एक आंकड़ा आया, वो तो आप पिछले कई सालों से वो सिर्फ वोट परसेंट का आंकड़ा जारी करते हैं। उन्होंने जो पोस्ट पोल किया
उसमें 46% बता रहे हैं कि बीजेपी को और 41% आम आदमी पार्टी को। सीटें वो जारी नहीं करते, लेकिन मैं ऐसे ही एक स्विंग फैक्टर लगा करके देख रहा था, तो उस हिसाब से अगर वो वोट शेयर को अप्लाई करें सीटों पे, तो 45 सीटें बीजेपी की आने की उम्मीद है और 25 सीटें आम आदमी पार्टी। कल का जो आपका विश्लेषण था, उसके बाद ये जो CSDS या दूसरे जो आंकड़े आए हैं, क्या आप उसको कुछ रिवाइज करना चाहेंगे या अभी आप उस पर कायम हैं? और स्पष्टीकरण नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, हम जो बोले थे उसको रिकैप कर देते हैं और फिर रिकैप कर देते हैं। हम ये बोले थे, एक एग्जिट पोल से एक चीज एकदम से क्लियर है कि कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस 0 पे है। एक ये बार आप इसका क्यों जिक्र कर दूसरा रहे चीज हैं? नहीं, 3 कंक्लूजन जो कई कमेंट्स आए हैं इसको लेके कि आप कांग्रेस में हल्के में ले रहे हैं आप लोग। हल्के में नहीं ले रहे हैं। इतिहास है, 2 इलेक्शन का इतिहास है 0 वाला। तो अब इस बार भी सिग्निफिकेंट अंतर होता दिख नहीं रहा है। वो तो नहीं, पर आप कांग्रेस को ये तो क्रेडिट दीजिए कि उसी कंसिस्टेंसी बनी हुई है। ये पॉलिटिक्स में कंसिस्टेंसी पे सवाल उठता है कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज कंसिस्टेंट नहीं होती हैं। कांग्रेस को आप कम से कम ये श्रेय दीजिए कि वो कंसिस्टेंट है। हाँ, एकदम से कंसिस्टेंट है। तो मैं सर एक टिप्पणी में भी करूंगा बहुत छोटी सी। देखिए, अगर भाजपा जीतती है तो मेरा मानना है कि कांग्रेस ने जो वोट काटे हैं, आप देखिएगा कि बहुत कम से कम मुझे लगता है कि 15 सीटों पे कांग्रेस ने इतने वोट काट दिए हैं कि अगर आम आदमी पार्टी उन सीटों पे हारती है तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा। भाजपा के जीत में एक कांग्रेस का रोल हो सकता है कुछ सीटों पे। हाँ, तो ये तो कल पता चल जाएगा हम लोग को। तो हम जो बोल रहे थे, पहला कांग्रेस वाला, दूसरा बात हम बोले थे क्या कि सारे एग्जिट पोल का एक ही डायरेक्शन है, ये कुछ और कहानी बताता है। सबका एक डायरेक्शन होने का मतलब है अमूमन वही रिजल्ट होता है, ये भी हम बोले थे। तीसरी बात बोले थे, अब हम सब का एक हैट है ना, तो मेरा एक और हैट है डेटा वाला काम। शुरू से बहुत सालों से हम डेटा, अब स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी किसका ज़्यादा है? 51% के आने का ज़्यादा संभावना है या 38% वाले का ज़्यादा है? तो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी के आधार पे हम अभी भी बोल रहे हैं कि आपको एज है, क्योंकि 51% वोट शेयर से और 52 सीट से बहुत ही अनर्थ वाला होगा कि वो बहुत नीचे आ जाएगा। बहुत नीचे, 62 वाला बहुत नीचे आ जाएगा। अनर्थ वाला चीज़ पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। स्टैटिस्टिकली साफ दिख रहा है कि आम आदमी असेंबली पोल में एकदम से डोमिनेंट पार्टी 2 इलेक्शन 3 इलेक्शन से रही है। कुछ बहुत बड़ा खेल हो जाएगा तभी वो नीचे आएगा। इसी बात को हम बोल रहे थे कि एज है। अब वो तो बड़ा चीज अगर हो जाएगा तो वो कल हम लोग को पता चल जाएगा। तो ये इस पूरे कंटेक्स्ट में हम ये पूरी बात बोले थे। कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं है ना तो कि आम आदमी ही जीतेगी या बीजेपी ही जीतेगी। हम स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसीलिए एज बता रहे हैं। अखिलेश सर, ये एक चर्चा ये हो रही है कि अगर जो बजट, पिछले साल के बजट में आपने अनाउंस किया था महिला सम्मान योजना की 1000 रुपए हर महीने देंगे, कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं अगर 3-4 किस्त इन्होंने दे दी होती तो एग्जिट पोल के परिणाम शायद ऐसे नहीं आते। कल जो एक्चुअल परिणाम तो कल पता लगेंगे। इसको आप कितना सहमत है इस बात से? नहीं, मैं सहमत हूँ, इस बात से सहमत हूँ। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट जो आपने बताया जिसकी मुझे भी जानकारी नहीं थी, वो CSDS का जो एग्जिट पोस्ट पोल सर्वे है, एग्जिट पोल नहीं कहते, वो पोस्ट पोल सर्वे कहते हैं। तो उसके जो आंकड़े आए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी गंभीरता से उन्हें लेने की जरूरत है कि 45% बीजेपी को, 46% और 41% आम आदमी पार्टी को, तो 5% का तो अंतर। और इसके साथ साथ बीजेपी में कम से कम आप अगर पिछले लोकसभा चुनाव से तुलना करें तो बीजेपी के 6% वोट बढ़ रहे हैं। 39% लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पिछली बार, नहीं विधानसभा मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। जो लोकसभा चुनाव पिछला भी हुआ था 2024, तो बीजेपी को 54% मिला था लोकसभा में। अच्छा, हाँ, बीजेपी को 54 था, विधानसभा में 39%। तो उस हिसाब से देखिए तो आप ये इतना बड़ा, ठीक है बीजेपी का वोट कम हो रहा है लोकसभा चुनाव की तुलना में, लेकिन ये स्वाभाविक है। क्योंकि इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि दिल्ली का जो वोटर है वो लोकसभा में अलग तरीके से वोट करता है और विधानसभा में अलग तरीके से वोट डालता है। लेकिन ये जो 5% का अंतर है, आपको याद होगा कि हमने वो जो मॉडल में एक चीज और बता दूं कि कांग्रेस को भी 9% वोट आने की उम्मीद है उस सर्वे। ये बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉडल्स हमने, आपको अगर याद होगा तो हमने अपने प्रोग्राम में सिनेरियो जो बनाया, सिनेरियो में पॉसिबल सिनेरियोज की बात की थी, तो हमने 7.5% वोट स्विंग की बात की थी कि 7.5% वोट अगर स्विंग होता है तो कितनी सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। मुझे लगता है कि मोटे तौर पर CSDS का पोस्ट पोल जो सर्वे है वो उसी तरफ इशारा कर रहा है। दूसरी बात ये कि मैं मयंक साहब से कल भी सहमत नहीं था, आज भी नहीं हूँ। वो इसलिए नहीं हूँ क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो सिस्टम है भारत की डेमोक्रेसी में, वो एक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है।
उसमें ये होता है कि अगर एक से अधिक पार्टियां, जाहिर सी बात है कि लड़ती हैं, 2-3 पार्टियां, 4 पार्टियां होती हैं, वोट प्रतिशत आपका 50% होना जरूरी नहीं है। 50% वोट विनर के लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन जितनी पार्टियां लड़ रही हैं उनमें सबसे ज्यादा किसको वोट मिल रहा है वो विजेता होता है। तो यही कारण है कि बीजेपी को चाहे 50% से कम वोट मिले और चाहे आम आदमी पार्टी को पहले 50 से अधिक वोट मिलता रहा हो, लेकिन फिर भी एक तरफा आपको चुनाव सीटें आप जीत सकते हो। तो वोट प्रतिशत को सीटों में आप यहाँ पर एकदम से वैसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी। तो इसलिए मैं कल भी सहमत नहीं था, आज भी सहमत नहीं हूँ। और जहाँ तक जी आप इसलिए कुछ बोले, जहाँ तक महिलाओं वाली बात है, मैं अभी आज एक लंच में गया था, बीजेपी के सांसद उनके यहाँ पे लंच था, उसमें कई सारे पत्रकार आए थे, सबसे चर्चा हो रही थी और दिल्ली ही जाहिर सी बात है कि चर्चा का विषय था क्योंकि कल चुनाव परिणाम आने वाले हैं। तो सबसे ये पूछा तो महिला मतदाताओं को लेकर विशेष रूप से चर्चा थी। और इसलिए जो आपने बात उठाई कि अगर 3 या 4 किश्तें दे दी गई होती तो काफ़ी फर्क पड़ जाता, क्योंकि वैसे ही जो फ्री बस यात्रा है वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है आम आदमी पार्टी के लिए। क्योंकि जो बसों में यात्रा कर रही थी महिलाएं, वो कल भी कंफ्यूज थी, परसों भी कंफ्यूज थी। एक चर्चा ये भी है कि कुछ किस्तें जो है वो प्रत्याशियों द्वारा भी महिलाओं को दी गई हैं, इसकी भी बहुत चर्चा हो रही है दिल्ली चुनाव में। तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी की ओर से नहीं, फिर वो सभी की ओर से दी गई है। नहीं, मैंने तो किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। वो तो सभी पार्टियों की ओर से दी गई, वो तो खैर आम बात है, वो तो कहते हैं। उस पे तो ये अब ये देखिए, मैं कहीं सुनी बात पे नहीं जाऊंगा। पहले भी यहाँ से जो बात हुई थी उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया गया। बिना सबूत के, बिना तथ्यों के हमें हवा में बात नहीं करनी चाहिए जब तक कि कोई ठोस आपके पास ना हो। किसी बार में ये कह दे कि उसने बांटा, ऐसे बात नहीं कर सकते। या तो आपके पास हो सबूत। महाराष्ट्र चुनाव में हुआ ही था। नहीं, कहाँ हुआ? किसी ने बताया? मैं वही कह रहा हूँ, तथ्य नहीं निकले ना, रिजल्ट कुछ और हुआ। जो एक बात हो रही है ना कि अगर वो दे देते तब तो मतलब अगर ये जमीन उत्तर प्रदेश के बजाय दिल्ली में होती या ये जमीन वहाँ होती, अगर केजरीवाल ने शीश महल नहीं बनाया होता, अगर केजरीवाल ने यमुना साफ की होती। ये सवाल सही है, लेकिन संजय जी इस पे हमें ये विश्लेषण भी तो करना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं दिया। देने में के लिए उनके कोई हाथ तो बंधे नहीं हुए थे। नहीं, जब वो पहली चीजें दे रहे थे तो उन्होंने क्यों नहीं दिया, इस पे हमें विश्लेषण करना चाहिए। एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ कि जिस समय ये वो बजट में लेकर के आए, पिछले बजट में, उससे लेकर के अभी तक उनके पास 8-9 महीने, साल भर का वक्त था, तो बहुत आप दे सकते थे। क्योंकि दिल्ली के बजट जो था सरप्लस बजट था, जिस समय केजरीवाल, और लगातार उस बजट में निरंतर ह्रास होता जा रहा है। तो जो भी उनकी मंशा रही हो, तो अगर ऐसा होता, अगर गाजीपुर का ढेर साफ हो गया होता, अगर केजरीवाल दिल्ली की सड़कें बना देते, अगर केजरीवाल शराब नीति न लेकर के आए होते, अगर वो जेल न जाते, मतलब तमाम अगर में तो फिर जाएंगे तब तो बहुत वो हो जाएगा, तो अगर की कहानियाँ बहुत हो जाएंगी। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर करते करते उन्होंने किया क्या। तो जनता को हर समय आप जो सोचते हैं ना कि हम ये कर करके, जैसे आज भी कोई पार्टी जो सही में चुनाव ठीक से लड़ी है वो इस तरह का करेगी क्या। कल ही एक वीडियो अमित मालवीय ने रिलीज किया है, कल अमित मालवीय ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें एक आम आदमी के ही पार्टी के वो बता रहे हैं कि पहली बार जब चुनाव लड़े थे तो कैसे वो जैसे अम्बाला या कहीं और पहुंचे थे तो उनको कल आया दिल्ली के बॉर्डर पे चले जाओ, फिर उनको ही लोग आए, वो सिम बदल के कहे कि नितिन गडकरी के यहाँ से बोल रहा हूँ, और 2 मिनट के बाद केजरीवाल टीवी पे कहने लगे कि देखो वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं। ये विषय जाएगा जांच में, और ये विषय जांच में जाएगा तो पता नहीं उस पे कहाँ आगे बढ़ेगा। मैंने किसी जीतती हुई पार्टी को पहले से ये कहते हुए नहीं सुना है। इलेक्शन कमीशन भी आज दुश्मन हो गया, पहले से ही दुश्मन हो गया। पिछले 2 चुनाव में दुश्मन नहीं था, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन भी दुश्मन हो गया। तो अगर करते 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 महिलाएं केजरीवाल के उसमें हैं, पक्ष में हैं, पूरा झुग्गी झोपड़ी उनके पक्ष में है, तो ये सब बहुत सारे समय में ये चुनाव अगर बीजेपी जीतती है तो ये एक बहुत बड़ा संदेश होगा कि केवल वो जो है ना विज्ञापन और टॉल टॉक से वो जनता प्रभावित नहीं। हम अश्विन से पूछ सकते हैं, अश्विन पार्टी में भी तो इस चीज को लेकर चर्चा हो रही होगी ना कि अगर 3-4 किस्तें, क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश में हमने देखा ये विनिंग फॉर्मूला था, फिर क्या दिक्कतें रही, क्यों नहीं ये 3-4 किस्तें दे पाए। एक तो ये फॉर्म 17 वाली बात, ये कल मैं संदीप दीक्षित के घर गया था, उनसे पूछा मैंने कि फॉर्म 17 मिला है आपको, तो बोले हाँ हमारे सभी कैंडिडेट्स को मिला है। तो मुझे थोड़ा सा ये आश्चर्य है कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को नहीं मिला या नहीं दिया गया, ये थोड़ा जांच का विषय है। खैर फॉर्म 17 नहीं भी मिलता, ये बात भी सच है। खुद बीजेडी जो ऑफिशियली एनडीए के साथ कई समय तक रही है, उसके नेता जो सांसद गए थे इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा कि बार बार रिपीट करने के बाद भी फॉर्म 17 नहीं दिया गया। ये भी बड़ा फैक्टर है कि ईसीआई नहीं देता है।
जरूरी नहीं कि आम आदमी पार्टी झूठी बोल रही हो। हालांकि संदीप दीक्षित ने कहा कि उनके नेताओं को तो मिला है। दूसरी बात ये रही कि जो वोट वाला जो, मैं नवंबर में एक स्टोरी करने सबसे पहले गया, मुझे कहा गया कि स्टोरी करते हैं कि महिलाओं वाली जो योजना थी वो कब शुरू होगी, और दुर्भाग्य बोले या सौभाग्य बोले, जिस दिन मुझे स्टोरी असाइन की गई मैं जा ही रहा था आम आदमी पार्टी ऑफिस पर रिएक्शन लेने के लिए, सबसे सामने देखा तो स्टेज बन के तैयार था, और स्टेज पे मैं गया, पूछा कि क्या होने वाला, तो बोले आज महिलाओं वाला ऐलान होने वाला है। मैंने ऑफिस को कहा कि जो स्टोरी करा था वो तो खत्म हो गई, क्योंकि आज ही ऐलान होने वाला है। पार्टी को ये लग रहा था कि हमारे पास मोमेंटम है और सिंपैथी फैक्टर है जेल में जाने की वजह से, और दूसरा उनको लगा था कि हमारे पास फ्री की बहुत चीज़ें हैं, और अगस्त के महीने से जो सरकार का जो बजट है ना वो कहीं डामाडोल शुरू हुआ। फाइनेंस वित्त विभाग ने आपत्तियां जताना शुरू की, कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। 7,000 करोड़ का उन्होंने एडिशनल डिमांड किया। उन्होंने कहा 3,000 करोड़ तो सैलरी के लिए चाहिए, 4,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। ये उन्होंने सीएम आतिशी को लिखा, उसके बाद फिर एलजी के पास ये फाइल गई थी। तो उस बीच में नहीं जारी हो पाया। इनके नेता जून तक जुलाई तक तो जेल में बंद थे, आए अगस्त से फाइनेंशियल स्ट्रेस शुरू हो गया। इनके पास समय बचा ही था 2-3 महीने का, क्योंकि दिसंबर से तो ऑब्वियसली उनको पता था इलेक्शन नहीं कर सकते। जब ये शुरू करते और फाइल आगे बढ़ती तो हमने देखा कि फाइल इन्होंने प्रपोज किया, उसके बाद मतलब सुबह कैबिनेट की मंजूरी हुई। कैबिनेट की मंजूरी से पहले ही वित्त विभाग आपत्ति जता चुका था कि हम नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा ही नहीं है। फिर भी मंजूरी लाई गई, कैबिनेट का प्रस्ताव पारित किया गया, अनाउंसमेंट हुआ। अनाउंसमेंट के बाद इन्होंने कहा कि हम पोर्टल बनाएंगे। अगले दिन देखा कुछ दिनों बाद कि सरकार के ही तरफ से आ गया कि ऐसा कोई योजना ही नहीं है हमारी। तो सरकार के अंदर होने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि विदिन सरकार के अंदर टसल चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी और जो सरकार के कर्मचारी जो आईएएस जो चलाते हैं उनके बीच में शुरू से टसल था कि ये योजना को डिले करना है। और खुद आम आदमी पार्टी की भी गलती है कि नवंबर के एंड में जाके आप अगर किसी योजना को लागू कर रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन लागू होते तक या बनने तक तो वो दिसंबर हो ही जाएगा, जनवरी आ जाएगी, तब तो चुनाव ही आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं टाइमिंग को लेकर है। उनको लग रहा था कि मोमेंटम है, वो भी है, अभी भी लग रहा है, अभी कल रिजल्ट आना बाकी है, कुछ भी हो सकता है यही कल उनके पक्ष में चला जाए, हो सकता है ये कि विपक्ष में चला जाए। हाँ, जो उनकी लीडरशिप, हाँ आप सवाल कर लीजिए तो मुझे लगता है कि उसका नहीं, आपने विस्तृत जवाब दे दिया, अब मैं उसको बोलूँ तो ठीक नहीं है। शादाब जी, ये जो बात अश्विन ने और संजय सर ने एसीबी और सब 15 करोड़ के प्रकरण की बात, ये माइंड गेम चुनाव के बाद खेलने का क्या मतलब है? ये माइंड गेम चुनाव से पहले तो आप खेलते हैं इलेक्शन कमीशन पे दबाव बनाने के लिए, दिल्ली पुलिस पे दबाव बनाने के लिए। चुनाव हो गया, ईवीएम सील हो गई, तो ये माइंड गेम खेलने की कोशिश क्यों? इसका नहीं, देखिए मैं अभी एनडीटीवी का जो अपने चैनल का जो ट्विटर हैंडल है, मैं उस पर देख रहा था कि ये पूरी नोटिस जो है एंटी करप्शन ब्रांच की जो अरविंद केजरीवाल जी को दी गई है, उसमें उसको मैं पढ़ रहा था। तो एसीबी उनसे ये कह रही है कि भाई जिस 16 एमएलएस को फोन आए तो आप उसका फोन नंबर बता दीजिए कि क्या फोन नंबर, हाँ जिन 16 कैंडिडेट्स को फोन आए तो आप उनको जो है बता दीजिए कि भाई क्या किस फोन नंबर से फोन आए, आप उसकी जानकारी एसीबी को दे दीजिए ताकि वो जांच कर ले। तो देखिए इसमें कोई हर्ज नहीं है कि भाई ठीक है, अगर फोन आया है, जैसा वो कह रहे थे कि एक आध लोगों ने शायद लिखा है कि भाई इस नंबर से आए, तो बाकी लोगों को भी बता देना चाहिए, क्योंकि उनको तो वो तो खुद भी अरविंद केजरीवाल के इंटरेस्ट में है कि वो उसको डिस्प्ले कर देंगे भाई किसने उनको फोन किया। दूसरी बात ये जरूर है कि जो एसीबी ने जिस सक्रियता से काम किया उस पर जरूर मैं देख रहा था कि कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि भाई इतनी जल्दी उसको वो भी हो गया, उनको परमिशन भी मिल गई और वो केजरीवाल के घर भी पहुंच गए, 2 जगह और भी पहुंच गए। तो एसीबी बाकी केसेस में क्या इतनी तेजी से काम करती है, ये भी एक बात है कि भाई क्या हर इतनी तेजी से काम होता है। दूसरी बात एक चीज संजय जी, हाँ करना चाहिए जो है वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं, अभी अखबारों में रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के कुछ सांसद टूट सकते हैं। ऐसा आरोप उनकी पार्टी के लोग ही लगा रहे हैं कि 6 सांसद और शिवसेना जो उनके शिंदे साहब के संपर्क में, हो सकता है पार्टी स्प्लिट कर जाए। दूसरी बात देखिए, इधर कुछ सालों में आप देखें तो एमएलए सांसद है यार, 6 सांसद तो ज्यादा है 9 सांसद हैं, 6 टूट सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट। कौन बोल रहा है, किस पार्टी में कौन बोल रहा है? आज जो है मैं आपको आर्टिकल भेजता हूँ, आज खबरें छपी हैं कि वो जा सकते हैं, ऐसा उनको डर है उद्धव ठाकरे की पार्टी को। ऑपरेशन पहलवान नाम से कुछ वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ चलाया जा रहा है। दूसरी बात देखिए क्या है कि इधर पिछले कुछ सालों में कई जगहों पे देखिए दल बदल हुए हैं। अगर आप देखें तो कम से कम कितने राज्यों की सरकारें उलट दी गई। आप उदाहरण देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, उत्तराखंड से मणिपुर से लेकर हर जगह। हाँ, तो ये देखिए ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये भाजपा के टाइम में हो रहा है, पहले भी होता रहा है। अभी मुझे याद है कि जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे तो वहाँ पे बाकायदा उन्होंने अरेस्ट किया था 4-5 लोगों को, जो कि वहाँ सरकार गिराने के लिए गए थे, और उसमें से मुझे लगता है कि बहुत लोग बाद में जमानत वगैरह पे रिहा हुए।
तो ये सरकार गिराने की या एमएलएस को तोड़ने की प्रैक्टिस जो है वो कोई नई नहीं है, ये बड़ी पुरानी प्रैक्टिस है। और जैसा अगर अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं, देखिए वो बन जाए तब ना यार, सरकार बने, एमएलए हो हाँ तब नहीं, तब मैं जीतेंगे। उसी में सकता है- मैं वही कहने जा फोन रहा उन्हीं को हूँ। किया गया जो जीत रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए अरविंद केजरीवाल अगर आरोप लगा रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर एसीबी उनके पास गई थी तो उनको नंबर देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि भाई किन नंबरों से फोन आए, वो एमएलए से जमा कर लेते, एसीबी को दे देते। ये, तो उनका जवाब ना देना मुझे थोड़ा सा सरप्राइज लग रहा है कि उन्होंने एसीबी को जवाब क्यों नहीं वही दिया। बात हो गई कि जिस सीबीआई ऑफिस को चिदम्बरम साहब ने बनवाया उसी में वो बंद होके वापस गए, और जिस एसीबी को बनाया अरविंद केजरीवाल ने वही एसीबी आज उनके घर हाँ, पहुंच काफी गई। काफी काफी संजय जी नहीं, देखिए enforce political जो किया drama- वो इन्होंने किया। एसीबी पहले से था भाई, ये भी केजरीवाल की देन मत करो, एसीबी हाँ, पहले से था। पहले से। एसीबी जब केजरीवाल पहली बार बने थे तो एसीबी केजरीवाल साहब के पास से कुछ महीने रही थी, उसे हटा लिया और गया। उन्होंने क्या किया कि देश के सारे जितने भी इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, जितने भी बिजनेस हाउसेज के मुखिया हैं, सबके अगेंस्ट उन्होंने केस फाइल कर दिया। एसीबी के पहले की बात है। सर थोड़ा तो हम भी ज्ञान रखते हैं ना, नहीं नहीं, थोड़ा हम भी उन गलियों चाल चौराहों में घूमे हैं, सिटी रिपोर्टर से निकला हूँ भाई, तो इसलिए बहुत सारा हमने भी कवर किया, आप भी घूम रहे हैं आजकल, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी हमें भी है, तो कुछ बातें मेरी भी मान लो। समझ रहे हो? तो वही बात तो करिए, छोटे-छोटे सवाल कर इसलिए ले वो कुछ। हटा दिया गया ना फिर एलजी की मंजूरी नहीं, उसके बाद ये केजरीवाल साहब की सरकार भी चली गई, वो इस्तीफा दे करके मतलब कुछ और हो गए, और उसके बाद एक ऐसी मतलब अराजक सिचुएशन क्रिएट हो रही थी जिसमें वो प्रधानमंत्री का नाम लिए बगैर, शायद प्रधानमंत्री का नाम छोड़ दिया था, बाकी सभी के केंद्रीय मंत्री फलाना चिलाना किसके उसमें चले गए थे, तो ऐसे व्यवस्थाएं थोड़ी चलती हैं। मैंग सर कुछ छोटे सवाल हो जाए। ये पूरे चुनाव से पहले केजरीवाल साहब ने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, दिल्ली पुलिस हो, एलजी साहब हो, सब पे गंभीर आरोप लगाए हैं, और ये आरोप सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं, तमाम विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस से लेकर के वहां उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी या दूसरी पार्टियों ने लगाए हैं, इलेक्शन कमीशन से लेकर और प्रशासन तक पे। आपको इन आरोपों में कितना वो लगता है, क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए होता है या है इसमें कुछ मुद्दा? पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे भारत का, तो जो पार्टी अपोजिशन में रहती है उसके हिसाब से कोई इंस्टीट्यूशन काम नहीं करता है। तो ये ऐसा नहीं है कि अजूबा अचानक हो गया है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो बीजेपी वाले या जनता पार्टी वाले एग्जैक्टली यही बोलते थे। एक उदाहरण, बहुत सारा उदाहरण भी है ना, लालू यादव की पहली बेटी का नाम मीसा है, इंदिरा गांधी ने जो एक्ट लगाया था, तो वो लोग इंस्टीट्यूशन काम नहीं करता है, कंप्रोमाइज ब्यूरोक्रेसी है, कंप्रोमाइज जुडिशियरी है, ये सारे। लेकिन सर आरोप सामान जो है- बांटने, पैसे बांटने वाली जो चीजें हैं, दिल्ली जैसे जब राज्य में प्रशासन, इलेक्शन कमीशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लोग देखिए कोई आके सबूत नहीं देता, आप भी जानते हैं, लोग बचते हैं सब चीजों से। नहीं ये लेकिन हम लोग जब दिल्ली जैसे शहर में भी रोक नहीं लग पा रही है, तो ये फेयर इलेक्शंस कैसे होंगे? ये तो सीधा सीधी हम लोग जो एक ट्रेंड तो यही है कि इंस्टीट्यूट, पार्टी इन अपोजिशन को हमेशा लगता है कि इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहा है। दूसरा चीज है कि मनी और मसल पावर का जो जोर देखेंगे भारत में, तो 20 साल पहले मसल पावर बहुत इंपॉर्टेंट था, 25 साल पहले मसल पावर बहुत इंपॉर्टेंट था। बिहार वगैरह के केस में 70s से ही मसल पावर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब धीरे धीरे मसल पावर को मनी पावर रिप्लेस कर रहा है। ब्लेटेंट नेकेड डिस्प्ले ऑफ मनी पावर अब साफ दिख रहा है इलेक्शन में, और वो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, आप इलेक्शन कमीशन का हर चुनाव से पहले सीजर का भी रिकॉर्ड देखेंगे तो वो भी इतना तेजी से बढ़ रहा है ना। 2,000 करोड़ तो ये बहुत बड़ा, ये सिर्फ दिल्ली का ही मामला नहीं है, मनी पावर का इतना ज्यादा बोलबाला चुनाव में बढ़ रहा है। उसका एक ही कारण है ना, उसका एक परिणाम यह है कि हम जैसे लोग इस पॉलिटिकल प्रोसेस से कंप्लीटली एक्सक्लूड होते जा रहे हैं। हम लोग, हमारी औकात ही नहीं है कि हम चुनाव लड़ सके। सही बात। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। बस दो छोटे सवाल है, अश्विन से और अखिलेश सर दोनों से लेंगे। नहीं, आप पहले बोलिए, अब पहले आप ही बोलिए, ठीक है पैसे वाला सर। सवाल पूछिए। थोड़ा चुनाव परिणाम का जो है, पैसे वाला अब नहीं पूछूंगा मैं सवाल, चुनाव परिणामों का एक आकलन होता है कि जो पार्टी है वो काउंटिंग डे की तैयारी किस तरह से कर रही है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे भी लोग लिख रहे थे कि 2013 में बीजेपी ने लड्डू वड्डू सब तैयारी कर रखी थी, लेकिन वो फिर बांटना हो नहीं पाया। ऐसे ही कांग्रेस भी हरियाणा में कांग्रेस के साथ भी हुआ था, ऐसे कई पार्टियों के साथ हो जाता है। जलेबी, हाँ। तो बीजेपी क्या फूंक फूंक कदम रख रही है या ऑर्डर हो गया ये सब? 2015 के बाद से बीजेपी ने कसम खा ली
कि भैया अपने को पहले से पटाखे नहीं चलाने, पहले से मिठाई नहीं बांटनी है। 2015 में बिहार की बात कर रहा हूँ, जब बिहार में 9:30 बजे ही ये डिक्लेयर हो गया था कुछ चैनल्स पर कि बीजेपी जीत गई है, मॉडल बता दिया था कि इनकी सरकार बन रही है। तो वहाँ ज़बरदस्त जश्न होने लगा पटना में, सड़कों पे कार्यकर्ता निकल आए, आतिशबाजी होने लगी, लड्डू बंटने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद तस्वीर पूरी तरह से उलट गई। तो उसके बाद से बीजेपी अब इंतजार करती है हरी झंडी का, जब ऊपर से लगता है कि हाँ अब हो गया तो अब चलो भाई पटाखे चला लो, लड्डू बांट दो, कर दो। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में भी, हरियाणा चुनाव में भी जो नतीजे आए, बीजेपी का हौसला काफ़ी बढ़ा। और ये अमूमन होता है कि तैयारी तो सुबह से होती है, बीजेपी हेडक्वार्टर पे, दोनों पे, दिल्ली बीजेपी में भी होगी और जो बीजेपी मुख्यालय वहाँ पर भी होगी। तो लड्डू वड्डू ये सब तो बनने लगते हैं, ऑर्डर देने लगते हैं। शाम को पीएम मोदी, अगर नतीजे अगर बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो शाम को पीएम मोदी वहाँ पहुँचेंगे, वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं के माध्यम से दिल्ली की जनता का धन्यवाद करेंगे अगर बीजेपी जीतती है। अगर मान लीजिए परिणाम अनुकूल नहीं होता तो फिर वो जो नॉर्मल रिएक्शन वगैरह होती है उसके साथ रिएक्शन देकर मामला खत्म हो जाता है। लेकिन कल दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर सभी 68 जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, 2 सहयोगी दलों के, सबको 70 को बुलाया गया था। 7 सांसद भी आए थे और जय पांडा जो कि प्रभारी हैं वो थे, सचदेवा अध्यक्ष वो भी थे। हर कैंडिडेट से फीडबैक लिया गया कि आप भी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि कैंडिडेट को पता होता है ना कि कितने वोट उसके निकले नहीं निकले, तो सबसे फीडबैक लिया गया। उसके बाद बीजेपी को ये उम्मीद है फर्स्ट असेसमेंट से कि सरकार उनकी बन रही है। यही कवायद आज अरविंद केजरीवाल ने भी की, उन्होंने भी अपने सारे उम्मीदवारों को बुलाया, सबसे बातचीत की है और उन्होंने भी अपना फीडबैक लिया है। तो जाहिर सी बात है कल जब तक काउंटिंग होती है तो जीत के दावे सब अपने अपने करेंगे ही, लेकिन मुझे लगता है 11-12 बजे तक, क्योंकि दिल्ली छोटा राज्य है, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो 11-12 बजे तक मिलता है तस्वीर स्पष्ट हो जानी चाहिए। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के बाहर जो उनका ऑफिस में जहाँ खत्म होता है वो रोड खत्म हो जाती है, कई बार आप लोग देखा होगा, तो वो परमानेंट जगह है जहाँ पे टेंट लगा होता है और वहाँ पे कल से ही उन्होंने स्टेज बनाना शुरू कर दिया। वो स्टेज हमेशा से बन जाता है, कुछ भी बड़ा होने वाला तो स्टेज बनता ही है। विंकिया के पापा जहाँ पिछली बार बजा था तो वही स्टेज बन रहा है। अब ये देखना होगा कल ही, हालांकि आम आदमी पार्टी अभी भी कॉन्फिडेंट है, उनको ये लग रहा है कि वो जीतेंगे। एग्जिट पोल को वो सच गलत मान रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि हम मतलब एक तरफा ना जीत के तो लेकिन 42-43 सीट अभी भी मान रहे हैं। कांग्रेस भी कॉन्फिडेंट है कि 3-4 सीट तो हम ले ही आएंगे। नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि संदीप दीक्षित से जिस हिसाब से बात हुई उस हिसाब से तो मुझे देख के लग रहा था कि वो, उनको लग भी नहीं रहा है कि आम आदमी कांग्रेस 8% भी वोट ला पाएगी। जिस हिसाब से बातें चल रही थी, मैंने कहा कितना आएगा, तो कुछ भी क्लूलेस थे। तो मेरे को लग रहा था कि जब नेता ही क्लूलेस है तो फिर अलग बात हो सकती है कितना नंबर आएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर लोग ये कह रहे हैं कि हमको उम्मीद है कि 43-44 सीट तो आएगी। उनको इस बात का बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि 55 सीट बीजेपी नहीं लाएगी, ये पक्का है। तो इंतजार बस रात का है। कल 8 बजे के बाद मतों की गिनती शुरू होगी और कुछ घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी। देखेंगे एग्जिट पोल सही साबित होते हैं या केजरीवाल साहब ने जो अपना खुद का आंकड़ा दिया था वो सही साबित होता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से दिल्ली चुनाव पर बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।